गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी विलेयता। मैंने यहाँ पे विलेयता की डेफिनेशन लिखी है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाना चाहूँगी जिसके थ्रू आप इसको फिर आसानी से समझ लोगे। ठीक है, सपोज करो कि आपकी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की है। ठीक है, 5 रोटी खाने की मतलब 5 रोटी खा के आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप डेली 5 रोटी खाते हो। और अगर आपको देखो 1 रोटी मिली या फिर आपने किसी दिन 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, तो वो आपकी जो स्टेजेस हैं 1 रोटी खाने की, 2 रोटी खाने की, वो होती है अनसेचुरेशन की स्टेज। जब आप 5 रोटी पूरी खा लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, सेचुरेट हो जाते हो, संतृप्त हो जाते हो। तो वही यहाँ पे भी विलेयता की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसको एक समझते हैं। अब देखो, सपोज करो कि हमारे पास एक बीकर है। बीकर में क्या है, पानी है। बीकर में पानी है, हम इसमें क्या है, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट मतलब कुछ भी ऐड करें, नमक, चीनी ऐड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब हम सॉल्यूट इसमें ऐड करते जाते हैं तो ये घुलता जाता है। तो जब तक ये घुल रहा है इस प्रक्रिया को कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। तो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, जो मतलब घुलने की प्रक्रिया होती है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन समझ रहे हो, मतलब घुलने की जो दर है, जो घुलने की दर है वो ज़्यादा होती है किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, आप देखो हम इसमें सॉल्यूट ऐड करने पे लगे हुए, ये घुल रहा है, तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन है। अब सपोज करो कि हमने इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड करने पर, 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड करने पर ये सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो गया। मतलब इस विलियन की जो कैपेसिटी है 5 ग्राम है। ठीक है, मतलब 5 ग्राम ऐड करने पर ये सैचुरेट हो गया। मतलब अब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो उसके बाद अगर हम और सॉल्यूट डालेंगे, अगर हमने थोड़ा सा 1 ग्राम और डाला, तो क्या होगा कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टकराना शुरू कर देंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। तो जब संतृप्त अवस्था हो जाती है, मतलब एट सैचुरेशन पॉइंट, एट सैचुरेशन पॉइंट, कि सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर क्वेश्चन आए, अगर पूछा जाए कि इस विलयन की विलेयता क्या है, तो क्या है कि क्योंकि 5 ग्राम डालने पे ये विलयन सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो इसकी विलेयता हो गई 5 ग्राम। तो समझ में आया यहाँ से। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे मान लेते हैं कि सपोज करो कि हमने जो विलायक है उसका स्टैंडर्ड ले लिया कि 100 ग्राम हमारे पास विलायक है। तो ये हो गया कि एक निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो बात समझ में आ रही कि विलेयता क्या हो गई। और हर सॉल्यूट का ये मतलब विलेयता, हर एक सॉल्यूट की अपनी अपनी एबिलिटी है डिसॉल्व होने की। कौन जल्दी डिसॉल्व होता है, कौन थोड़ा देर में डिसॉल्व होता है। जैसे जैसे नमक क्या है, जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। चीनी थोड़ा टाइम लगाती है डिसॉल्व होने में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ठोस की द्रव में विलेयता। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन। और हम यहाँ पे सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जिसमें क्या है, विलायक आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में हो, और आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसीय स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए इसको कौन कौन से फैक्टर, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये 2 पॉइंट समझेंगे। ठीक है ना, कि इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। पहला है देखो नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी, उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है। और सेकंड है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम सबसे पहले समझेंगे कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इस एग्जाम्पल के हम इसको थ्रू समझेंगे। आप देखो क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का मतलब है, इसमें एक चीज याद रखना कि लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है। अब हम इसमें क्या है, 2 पार्ट से 2 कंपोनेंट हमारे, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि सॉल्यूट जैसा होगा, जिस प्रकृति का होगा, वो उसी प्रकृति की सॉल्वेंट में इजिली घुलेगा। बात समझ में आ रही है। अब सॉल्यूट की हमारी प्रकृति क्या हो सकती है, हो सकता है वो आयनिक हो, जो सॉल्यूट हमारा आयनिक हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो। ऐसे ही सॉल्वेंट हमारा पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। तो इसका मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि जो आयनिक है, आयनिक या फिर आयनिक सॉलिड ले लें, या फिर हम पोलर ले लेते हैं, पोलर
सॉलिड, ये किस में डिजोल्व होंगे इजिली, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। ऐसे यहाँ लिख देती हूँ मैं, पोलर सॉल्वेंट। और ऐसे ही जो नॉन पोलर आपके सॉल्यूट होंगे, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे या सॉलिड होंगे, वो किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि सॉल्यूट जिस प्रकृति का होगा, जिस नेचर का होगा, वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम समझते हैं इसको कि ये डिसॉल्वेशन जो ये प्रोसेस है ये होती कैसे है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसको बताते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो NaCl की देखो स्ट्रक्चर क्या होती है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है। NaCl आयनिक है ना, आयनिक सॉलिड है, और वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब NaCl क्या है आपका, आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, और आपका जो वाटर है ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो आयनिक सॉलिड या फिर पोलर सॉलिड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में इजिली क्या है, डिसॉल्व होंगे। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ, NaCl को ऐसे दिखाती हूँ, Na का ये Na पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव का साइज Na पॉजिटिव की कंपेरिजन में क्या है, बड़ा होता है, इसलिए मैंने इसको बड़े गोले से दिखाया है। इसको ऐसे दिखाती हूँ, लिख नहीं रही हूँ मैं इसमें कि Na, ये समझ लो कि जो छोटा वाला है प्लस का है वो Na वाला है और Cl नेगेटिव ये वाला है। ठीक है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को दिखाते हैं, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है तो उसको नेगेटिव से दिखाती हूँ और ये पॉजिटिव से। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्या है कि पोलर का मतलब क्या है, हाँ पोलर का मतलब है कि जिसमें क्या है, पोल्स हो, दो पोल हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। देखो है ना यहाँ पे, एक नेगेटिव है एक और एक पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि जब हम वाटर में, पानी में क्या है, हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमने पानी में क्या है कि सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट को इसके नेगेटिव पार्ट चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जो इसका नेगेटिव पार्ट है, जो क्रिस्टल का नेगेटिव पार्ट है, Cl नेगेटिव है, इसके वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव पार्ट है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस इस टाइप से बनेगा, मतलब ये देख लो कि जैसे ये प्लस का है और ये आपका नेगेटिव है, तो वाटर के नेगेटिव पार्ट, मतलब इसको ऐसे समझ लो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये, मतलब इसके पॉजिटिव पार्ट को इसके नेगेटिव पार्ट ने चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया, सराउंड कर लिया। ऐसे इसके नेगेटिव पार्ट को इसके पॉजिटिव पार्ट घेर लेंगे। ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, उसमें जो आयन होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिससे एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। अब क्या होता है कि जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल में हम इसको डालते हैं, तो इसका क्या है कि इसका पॉजिटिव है ना, इसका नेगेटिव पार्ट इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल है इसके जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव को क्या है, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है सॉरी अब देखिए क्या होता है कि इसके पॉजिटिव पार्ट को वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है वो इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि पॉजिटिव जो आयन है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये क्या है कि इसको सफिशिएंटली इसको तोड़ देते, सेपरेट कर देते हैं इस आयन को, तो फिर ये वाली स्टेज आ जाती है कि पॉजिटिव पार्ट ये है, इसको चारों तरफ से इसके नेगेटिव पार्ट ने सराउंड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर ये इसका नेगेटिव पार्ट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसको कौन सा पार्ट कर देगा, इसका पॉजिटिव पार्ट सराउंड करेगा।
अब देखो होता क्या है कि जब इसने सफिशिएंटली इन दोनों को सेपरेट कर दिया इस वाटर मॉलिक्यूल ने, तो ये अब सेपरेटली पूरे सॉल्यूशन में घूमने लगते हैं, मतलब एक इन्वेलप बन जाता है पूरा सा, मतलब पॉजिटिव आयन को सारे वाटर मॉलिक्यूल ने घेर दिया, ऐसे इसके नेगेटिव पार्ट को सारे वाटर मॉलिक्यूल ने घेर दिया। ठीक है, तो अब जो है कि जो सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉलिड स्टेट में था वो गैसियस स्टेट में चला गया। बात समझ में आ रही? तो मतलब कहने का मतलब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, और जब हमने इसको क्या किया, वाटर में इसको डिसॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव इन गैसियस फॉर्म और Cl नेगेटिव इन गैसियस फॉर्म। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड एक मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको लैटिस एनर्जी या फिर जालक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि मतलब क्योंकि इसको एक्चुअली क्या है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, इसको ये एब्जॉर्ब होगी तभी तो क्या है कि ये टूटेगा। तो कहने का मतलब कि जालक ऊर्जा क्या निकल के आ गई कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को सेपरेट करने के लिए या फिर तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, इस मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हो गया है। क्या हो गया, इसको हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बोले थे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेट में डिसॉल्व हो जाता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये समझ लो कि इसी तरीके से क्या है कि आयनिक सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर जैसे आयोडीन किस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया और ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, इतना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टेम्परेचर। अब देखो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ की क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और कुछ की क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। तो मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आइए इनको समझते हैं। फर्स्ट है, अब देखो क्या होता है कि जो ये सब्सटेंस है, सपोज करो कि हमने ये लिया पोटेशियम क्लोराइड लिया, अब हमने क्या किया, इसको लिक्विड में डिसॉल्व किया। तो क्या होता है कि इनको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इनको क्या होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब, मतलब डिसॉल्व होने के लिए इनको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है कि इनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन को फेवर करेगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि सपोज करो कि हमारे पास कोई सॉल्यूट है, ए में इसको लेके चलते हो, ए KCl KNO3 कुछ भी हो सकता है, तो ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और हमारा दूसरा है सॉल्वेंट बी है, वो लिक्विड स्टेट में। तो क्या है कि जब हम सॉलिड को इस लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट, इनको मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तब जाके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब ये क्या है कि पहले से इनको हीट की रिक्वायरमेंट है, अब हमने क्या किया कि इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ऑब्वियसली जो ये रिएक्शन है फेवर हो जाएगी। मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब सॉल्यूशन क्या है आपका जल्दी इजीली बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या है हीट रिक्वायरमेंट, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो रहा है इतना? तो देखो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोली जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो क्लियर हो गया कि जो भी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है, आपकी जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इनको बोला जाता है, इन टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है ऊष्मा एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो समझ में आया कि जो भी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, अगर उनका टेम्परेचर राइज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर हो जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब ये स्टेप आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर सेकेंड वाला लेते हैं तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, आपने ये लैब में भी कई बार किया होगा, ऐसे ही प्रैक्टिकल किया होगा कि जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व किया, तो थोड़ा आपने देखा कि टेस्ट ट्यूब हल्की सी गर्म हो जाती है। तो गर्म होने का मतलब है कि वो क्या करते हैं कि वो हीट को बाहर फेंकते हैं, हीट को
इजेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको ऐसे समझ लो कि सपोज करो ये हमारा सॉलिड है, इसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो ये क्या कर रहे हैं, हीट को बाहर फेंक रहे, तब जाके हमारा क्या है, सॉल्यूशन बन रहा है। सी आपका क्या है, सॉल्यूशन है सपोज करो। तो ये हो जाएगा यहाँ से ए सॉलिड लिक्विड, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन प्लस डेल्टा एच। अब ऐसी प्रोसेस में कि जो पहले ही क्या कर रहे हैं कि हीट को मतलब बाहर निकाल रहे हैं, अब अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन फेवर करेगी कि नहीं करेगी, रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब इस टाइप से इसको दिखाएंगे कि इस टाइप के जो सब्सटेंस हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व होने पर क्या करते हैं, हीट को निकालते हैं, हीट बाहर फेंकते हैं, उस टाइप के सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, घट जाती है। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाती है, क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी उनकी घट जाएगी। बात समझ में आ रही। तो इस टाइप की अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट को क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोला जाएगा इसको। बात समझ में, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ की टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है हमारी, जिसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये है Na2SO4 10H2O, ठीक है। तो इसको क्या है कि जब इसको टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, जब इसको 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, अब तो ये हो जाता है Na2SO4 में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर इसको हम क्या करेंगे, कूल कर देंगे, मतलब बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोबारा ये बन जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर हम जैसे राइज करेंगे तो ये क्या है, अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये स्ट्रक्चर इसकी चेंज हो जाती है। तो इस टाइप के टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या है कि कोई सब्सटेंस अपनी एक अवस्था से क्या है, अपने मतलब एक फॉर्म, अवस्था नहीं बोलेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, बदल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, संक्रमण ताप बोला जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ पढ़ी कि सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। हमने पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा टेम्परेचर, ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में बस एक चीज़ याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जैसा सॉल्यूट होगा, जिस प्रकृति का सॉल्यूट होगा वो उसी प्रकृति के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। और टेम्परेचर में ये तीन कंडीशन याद रखना कि कुछ की बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कुछ की बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। तो सिंपली कुछ की बढ़ाने पर मतलब जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है उसमें टेम्परेचर को राइज करने पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है। सिंपल से ये आप मतलब हमारी समरी ये निकली है। और थर्ड था कि जिसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि संक्रमण ताप किसे कहते हैं। तो संक्रमण ताप वही ताप होता है कि जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके आने वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।